हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसको बीओपी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग वन ईयर। एक साल के अंदर अंदर जितना भी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ लेन देन हुआ है, ट्रेड का, ट्रेड गुड्स का, सर्विसेज का, या इन्वेस्टमेंट्स का, या लोन्स का, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन सारे का जो रिकॉर्ड होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सीरीज ऑफ वीडियोस में बना रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके सारी चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। In other words, we can say that balance of payment is a statement of accounts showing all monetary transactions of a country with the rest of the world during the period of वन ईयर या गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसको दूसरे वर्ड्स में लिख लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का पूरा हिसाब किताब रखती है कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना लेन देन हुआ है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का कितना लेन देन हुआ है, ठीक है। अब मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आ जाता है। नंबर वन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिसको विजिबल ट्रेड भी कहते हैं और इसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं क्योंकि सर्विसेज को आप देख नहीं ना सकते। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में शेयर्स का खरीदना बेचना, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आ जाता है कि बाहर से कोई यहाँ पे खरीदने आ गया, ये यहाँ वाले बाहर खरीदने चले गए। इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी आ जाता है। तो ये सारे के सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के पार्ट्स हैं। इसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये तीनों के तीनों पार्ट में आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा और उनकी सारी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट रिकॉर्ड्स द पेमेंट्स एंड रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें वो सारी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं विच डू नॉट क्रिएट एसेट लायबिलिटी, मतलब किसी कंट्री के एसेट को भी चेंज नहीं करती और लायबिलिटी भी नहीं चढ़ाती, ठीक है। एसेट लायबिलिटी जो स्टेटस है उसको एक कंट्री का विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई चेंजेस नहीं आते। ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। फ्यूचर क्लेम्स को राइज नहीं देता, क्यों? क्योंकि ना एसेट चेंज होता ना लायबिलिटी, किसी से कर्जा लिया नहीं तो लायबिलिटी कहाँ से चढ़ेगी। फ्यूचर क्लेम्स को ये राइज नहीं देता, ये बात आपको याद रखनी है। तो करंट अकाउंट में दो मेन बातें हैं। एक तो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता और इससे फ्यूचर क्लेम्स नहीं आते। अब इसमें आता क्या क्या है वो पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें क्या आते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज विजिबल ट्रेड, क्योंकि गुड्स जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो दिखते हैं ना, बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड कैन बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। इसीलिए वजह से इसको विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है और इसको मर्चेंडाइज भी कहा जाता है, ठीक है। मर्चेंडाइज, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको कोई कहे मर्चेंडाइज, और इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। दो तीन नाम है इसके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड। ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, और इसको इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है। क्यों? बिकॉज सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल, इनको देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, एंड वी कैन नॉट सी वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। जब बॉर्डर क्रॉस करेंगी तो सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, ये टेंजिबल नहीं है, इसको देख नहीं सकते, इसलिए इसको इनविजिबल ट्रेड कहा गया है। सर्विसेज कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू सब हेडिंग्स। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज क्या आता है? फैक्टर सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम। तो फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जिनसे फैक्टर इनकम जनरेट होती है, ठीक है। In balance of payment account, in BOP accounts, monetary transactions related to factor incomes splits as इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं इसकी पेमेंट दो तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम में आ जाता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और दूसरा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जिसमें फैक्टर इनकम्स आ जाती हैं। तो बेसिकली फैक्टर सर्विसेज की जो भी इनकम होती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, वो आ जाते हैं। अब बाहर कोई लग रहा है मेरे जो स्ट्रे डॉग है उसको कोई छेड़ के चला गया तो वो अब भौंक रहा है, तो आप थोड़ा बियर कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? इट इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फैक्टर सर्विसेज में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस आ जाती हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़, जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं या बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो वाला पार्ट सारा का सारा आ जाता है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आ जाता है करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स में क्या है? इट इंक्लूड्स द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मेड बाय द वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड रेमिटेंसेज बाय द रेजिडेंट्स सेटल अब्रॉड। तो करंट ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स हैं जो यूनिलेटरल होती हैं। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। बायलेटरल का मतलब आपने किसी को कोई चीज़ दी, उसके बदले आपको चीज़ मिली। मगर यूनिलेटरल होता है वन साइडेड पेमेंट, जो कि बाहर से किसी ने आपको गिफ्ट भेज दिया, आपके रिश्तेदार ने कोई ग्रांट दे दी, कोई रेमिटेंसेज आ गए, ठीक है, किन से? जो भी रेजिडेंट्स बाहर हमारे कंट्री के सेटल्ड हैं। करंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज इनविजिबल्स। जो भी करंट ट्रांसफर्स हैं उनको इनविजिबल्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीट्स विच कॉज एन इम्पैक्ट ऑन एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये करंट अकाउंट से उल्टा है। करंट अकाउंट में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे एसेट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जितनी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे एसेट लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है और इससे फ्यूचर क्लेम्स भी अराइज होते हैं। ये उससे टोटली अपोजिट है। अब चलते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला कंपोनेंट आ जाता है बोरोइंग्स। आप खुद सोचो, जब भी हम बोरो करते हैं बाहर किसी भी कंट्री से, तो पैसा हमारे कंट्री में आ तो गया मगर हमारे ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई ना, तो एसेट या लायबिलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। और अगर हमने किसी को बोरोइंग दे दी तो वो हमारा फ्यूचर के लिए क्लेम बन गया। समझ गए बात? बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड raises the liability to rest of the world by but it is recorded as credit item। इसमें ये लिखा हुआ है अगर हमने बोरोइंग्स बाहर से की तो हमारे ऊपर लायबिलिटी तो चढ़ जाएगी, ठीक है, मगर वो क्रेडिट आइटम में ऐड होगा क्योंकि पैसे तो हमारे कंट्री में आए हैं ना। जो पैसे हमारे कंट्री में आए हैं चाहे बोरोइंग से या किसी भी तरीके से, वो क्रेडिट होती है और जो गए हैं वो डेबिट होता है। लेंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम एज इट कॉजेज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी कंट्री से बोरिंग बाहर चली जाती है तो वो डेबिट आइटम हुई। बाहर से यहाँ हम लोन भी ले लेते हैं तो क्रेडिट आइटम हुई। इवन इफ लोन लेके हमारे ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाएगी। वही तो इसका मतलब है ना कैपिटल अकाउंट का, कि एसेट लायबिलिटी में चेंजेस करता है। तो बोरिंग्स जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहली आ जाती हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। कमर्शियल बोरिंग्स वो बोरिंग्स होती हैं जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा उठाना। और दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। ये क्या होता है? डन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि नाम है असिस्टेंस मतलब हेल्प करना, तो किसी को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जे देना। जैसे आपको पता है रशिया और अमेरिका जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और इवन चाइना छोटे छोटे कंट्रीज़ को कंसेशनल रेट पे लोन्स देते रहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस के नाम पे, और उन कंट्रीज़ में जाके अपनी कंपनियां खोलते हैं और उनको लूटते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिगार्डेड एज क्रेडिट आइटम। जब भी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो पैसा तो हमारे कंट्री में आएगा तो क्रेडिट आइटम हुई, और अगर हम पैसे बाहर कर रहे हैं इन्वेस्ट तो वो डेबिट आइटम होगी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला आ जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ द इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स, बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अगर हमारी कंपनी के, हमारे कंट्री की जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स या बॉन्ड्स कोई फॉरेन कंपनी आके खरीदती है तो उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रिलेट्स टू द ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि बाहर से कोई भी कंपनी आती है और हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीद ली, अपनी खुद की कंपनी खोल रही है, जैसे होंडा बाहर से आके यहाँ खोल ले, BMW खोल ले, मर्सिडीज खोल ले, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाते हैं, गला बैठ गया बोल बोल के, NRI डिपॉजिट्स। इट इंक्लूड्स द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय NRIs इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी में जो भी हमारे नॉन रेजिडेंट है वो हमारे बैंकों में अगर पैसा जमा कराते हैं, क्योंकि FD का रेट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, तो अगर वो बाहर से पैसे आके यहाँ जमा कराते हैं तो वो हमारे किस आइटम में आ गया? क्रेडिट आइटम में, और वो भी कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है। इनफ्लो ऑफ NRI डिपॉजिट्स आर रिगार्डेड एज क्रेडिट आइटम एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर पैसे ले जाएंगे तो वो डेबिट आइटम हो जाएगी। बैंकिंग कैपिटल।
इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। जितने भी फॉरेन एसेट्स हमारे कमर्शियल बैंक्स ने बाहर के कोई भी फॉरेन एसेट्स हैं या बाहर से लिक्विडेट होके आते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। व्हेन द कमर्शियल बैंक्स कन्वर्ट देयर फॉरेन एसेट्स इनटू लिक्विडिटी, बाहर बेच बूझ के अपना पैसा यहाँ ले आते हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द डोमेस्टिक आइटम टेंड्स टू राइज। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है यहाँ का, उसके कोई फॉरेन में एसेट्स हैं, उसको बेच बूझ के पैसा ले आता है, तो कंट्री में पैसा आएगा ना, तो कंट्री के एसेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, इनफ्लो होगा पैसे का, और क्रेडिट आइटम में आएंगे वो पैसे, ठीक है। और वाइस वर्सा अगर जाते हैं तो वो डेबिट आइटम में आएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। आपको पता है ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट तो देते नहीं है, और मतलब एक बॉन्ड सा दे देते हैं, उसके चक्कर में उसे ट्रेड क्रेडिट कह देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। जब भी हम रीपेमेंट करते हैं ट्रेड क्रेडिट की, तो पैसा तो बाहर चला गया ना, तो वो क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, ठीक है, वो डेबिट आइटम में आ गई, और अगर हमें बाहर से पैसे आते हैं वो क्रेडिट आइटम में आ गई, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट थे जो इसके माने जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जितना पैसा बाहर से आया और जितना पैसा यहाँ से बाहर गया, अगर वो दोनों के दोनों पैसे बराबर हैं तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। जितना बाहर से आया रसीट्स, जितना हमने पे किया पेमेंट्स, तो रसीट्स एंड पेमेंट्स सारे के सारे अकाउंट्स में अगर बराबर हैं तो उसे इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। मगर अब वर्ड्स में इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो आसान तरीके से समझा तो दिया, मगर लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब करंट अकाउंट में बैलेंस होगा, जितना पैसा आया करंट अकाउंट में उतना ही गया, प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, ये सारे को प्लस प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब जो बाहर से पैसा आया, ठीक है, जो बाहर से पैसा आया प्लस जो बाहर गया, ये सारा माइनस माइनस करके जीरो हो गया। एंड देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास ना ही कोई फालतू पैसा आया और ना ही कोई पैसा कम हुआ, क्योंकि जितने पैसे बाहर से आए थे उतने पैसे सेंट्रल बैंक के थ्रू जो हैं वो फॉरेन करेंसी की टर्म्स में चले गए हुए हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एनी नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, इज इक्वली काउंटर बैलेंस बाय पॉजिटिव बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। ये भी हो सकता है कि करंट अकाउंट में नुकसान हो रहा हो, मगर क्या पता कैपिटल अकाउंट में फायदा हो रहा, तो जितना उसमें नुकसान हो रहा है उतना ही फायदा हो रहा है। इन सच अ वे, या वाइस वर्सा, कि मतलब कैपिटल अकाउंट में नुकसान हो रहा है और करंट में फायदा हो रहा है, उल्टा ही सिचुएशन। इन सच अ वे दैट देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जितने फॉरेन करेंसी पहले पड़ी थी उतनी फॉरेन करेंसी अब पड़ी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब जितनी बाहर से करेंसी आई और जितनी हमने पे की, दोनों की दोनों बराबर होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर इक्विलिब्रियम बनाना है, इट इज इक्वल्स टू रिसीट्स माइनस पेमेंट इक्वल टू जीरो। मतलब जो बाहर से आया और जो बाहर गया वो सारा का सारा माइनस करें तो वो जीरो होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब जितना पैसा बाहर से आया और जितना पैसा बाहर गया वो बराबर नहीं है। तो पॉजिटिव भी रह सकता है हमारे लिए, नेगेटिव भी रह सकता है, ठीक है। तो इट अकर्स व्हेन द सम टोटल ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों का सम करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस का, ये जीरो नहीं आता। इंस्टेड या तो कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब हमें फायदा हो रहा है, या तो नेगेटिव नंबर आ रहा है कि यहाँ से पैसे ज्यादा बाहर चले गए। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ सिचुएशन वेयर इन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी कह सकते हो करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों जीरो के बराबर नहीं है। एंड इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स। इससे क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व्स में मूवमेंट आती है, या पॉजिटिव बढ़ जाते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स, या नेगेटिव ऑफिशियल रिजर्व्स कम हो जाते हैं। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो टाइप्स की होती है। पहला सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, जो बाहर से पैसे आए हैं मतलब रसीट्स वो ज्यादा है और जो हमने पे किए हैं वो कम है। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, जो रसीट्स जो बाहर से पैसे आए वो कम है, उल्टा जो पे कर दिए वो ज़्यादा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होती हैं, ये सरप्लस तब होती हैं जब बाहर से जो रिसीट्स आ रही हैं वो ज़्यादा हैं और बाहर जो हमने पेमेंट्स की हैं वो कम होती हैं। तो इसको टेक्निकली मतलब डिस्क्राइब करने की सोचते हैं तो हमारे ये वर्ड्स निकलते हैं कि इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन करंट अकाउंट बैलेंस
प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर। मतलब जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा पॉजिटिव में। तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसके पास पैसे फालतू आ जाएंगे। पॉइंटिंग आउट टू नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड लीडिंग टू इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा पैसे हमारे कंट्री में आते हैं और हमारे कंट्री के पास ऑफिशियल रिजर्व्स के जो डॉलर एंड फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स पड़े हैं वो बढ़ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रसीट्स जो हैं वो कम होती हैं और पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास पैसे हैं या डॉलर पड़े होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, वो कम हो जाते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन करंट अकाउंट बैलेंस, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, अगर उसमें हम प्लस करें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो ये क्या देगा, इज सम नेगेटिव नंबर पॉइंटिंग टू नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कुछ फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो जाएगा, कंट्री से बाहर चला जाएगा, एंड लीडिंग टू डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। तो आरबीआई के पास जो डॉलर के जो रिजर्व्स या फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स पड़े हैं वो पहले से कम हो जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना हो तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बाहर से पैसा आ रहा है वो कम है और यहाँ से जो बाहर जा रहा है वो ज़्यादा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑटोनॉमस आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होती हैं, चलिए शुरू करते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स रेफर्स टू सच बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो सारी आइटम्स जो आप प्रॉफिट की कंसिडरेशन से बाहर से मंगवाते हो या बाहर बेचते हो, वो सारी आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आती हैं, जो प्रॉफिट की कंसिडरेशन से होती हैं, उसे ऑटोनॉमस आइटम्स कहा जाता है। ऑटोनॉमस आइटम्स आर द कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस होता है उसकी मेन वजह ऑटोनॉमस आइटम्स भी होती हैं। इससे या तो मतलब इम्बैलेंस का मतलब है या तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो सकता है या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो सकता है, हमें फ़ायदा भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, नुकसान भी हो सकता है। मगर ऑटोनॉमस आइटम्स, आपने ये बात याद रखनी है, वो आइटम्स आ जाती हैं इसमें जो कि प्रॉफिट के कंसिडरेशन की वजह से की जाती हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। इसमें जो गुड्स हैं उसकी मूवमेंट इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स वो आ जाती हैं इसमें, ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि अबव द लाइन क्यों, क्योंकि इसमें बॉर्डर क्रॉस होता है, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स जो प्रॉफिट कंसिडरेशन की वजह से की जाती हैं, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे ऑटोनॉमस आइटम्स में आ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होती हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर फ्री फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर वो आइटम्स आ जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट की कंसिडरेशन में जो किया जाता है वो सारा का सारा ऑटोनॉमस आइटम्स होती हैं, मगर अकोमोडेटिंग आइटम्स का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर मेंट टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस। या ऑटोनॉमस आइटम्स इसलिए की जाती हैं क्योंकि प्रॉफिट होता है, मगर अकोमोडेटिंग आइटम इसलिए की जाती हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना होता है, इम्बैलेंस होता है या डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसे करेक्ट करना होता है, ठीक है। अकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। अगर हम ऑटोनॉमस आइटम देखें तो उसमें तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है, किसकी, गुड्स की, कैपिटल गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की, मगर इसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए इसको बिलो द लाइन भी कहा जाता है। These items only involve the movement of official reserves with the RBI. इसमें सिर्फ official reserves की movement को लिया जाता है। Accommodating items are classified as below the line items. क्यों? क्योंकि इसमें physical movements of goods नहीं ना होती, ठीक है। तो accommodating items is just opposite of autonomous items. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिसमें नंबर वाइज मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस क्या है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नज़रिए से ये डिस्कस करें, बोल बोल के गले में खराश हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम आ जाती है ऑटोनॉमस आइटम्स में। इट रेफर्स टू सच बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी ट्रांजैक्शन आप प्रॉफिट की वजह से करो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनॉमस आइटम्स में इंक्लूड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अकोमोडेटिंग आइटम्स आर फ्री फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स में वो सारी आइटम्स होती हैं जिसमें प्रॉफिट से कोई लेना देना या रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनॉमस आइटम्स आर द कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट
इम्बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम करवाना या इम्बैलेंस कराना, वो किसकी वजह से होता है? वो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से होता है। मगर अकोमोडेटिंग आइटम्स आर मेंट टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है उसको रिस्टोर करने की वजह से या रिस्टोर करने के लिए हम अकोमोडेटिंग आइटम्स इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनोमस आइटम्स में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर। जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं उसमें क्या होता है? गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स की जो मूवमेंट है एक कंट्री से दूसरे कंट्री होती है, तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है। दूसरी तरफ अकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो इसमें तो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होती। इसमें क्या होता है? दीज आइटम्स ओनली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक। जो भी सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स हैं उन्हीं की मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन, क्योंकि गुड्स क्रॉस करते हैं बॉर्डर को, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। इसके अंदर अकोमोडेटिंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन, क्योंकि इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, गुड्स जो होते हैं वो जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं करते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले भाई मीनिंग तो लिखना ही है, और अगर एक आधे डेफिनेशन की रट्टा भी मारा हुआ है तो वो डेफिनेशन भी लिख देना, उससे क्या है नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा क्योंकि मीनिंग वगैरह मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स रिवील्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें दिखाता है कि हमारी कंट्री में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये दिखाता है हमें कि हमने बोरिंग्स कितनी की, जिससे हमें पता लगता है कि डिपेंडेंस क्या है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। मतलब अगर हम ज़्यादा बोरिंग्स करते हैं तो डिपेंडेंट हो गए ना, तो हमारा तो फाइनेंशियल स्टेटस फुस हो गया, मतलब कोई काम का ही नहीं रहा क्योंकि बोरिंग से ज़्यादा पैसा आ रहा है। इट पॉइंट्स आउट बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो कोई भी कंट्री अगर बाहर से बोरोइंग्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही है तो अब आप ये समझ लो कि भाई उसके डोमेस्टिक इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी को बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं है। आप खुद ही सोचो कि हमारी कंट्री बाहर से बोरिंग ले रही है कि नहीं ले रही। अगर ज़्यादा पैसा बाहर से बोरिंग करके आ रहा है तो हमारी कंट्री का बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है। अब आपने ये सोचना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही पता लगेगा कि कितना पैसा बोरोइंग की फॉर्म में आया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ही हमें ये दिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है डोमेस्टिक इकोनॉमी का। नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब भी हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है हमें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा ऑफर्स इन्फॉर्मेशन ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो ये भी तो देखना है ना बाहर से कितना पैसा आया, तो वो तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही पता लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स शो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की कैपिटल एक्स शॉर्ट फॉर्म होती है और इंपोर्ट की कैपिटल एम होती है। नेट एक्सपोर्ट्स इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर आपने एग्रीगेट डिमांड थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये एग्रीगेट डिमांड का इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में ये जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ये तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही पता लगेगा ना। और अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर पॉजिटिव चला गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, अगर नेगेटिव चला गया तो कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहिए, वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट पोटेंशियल। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफ्लेक्ट्स मार्केट पोटेंशियल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमें ये पता लगता है कि हमारा कोई पोटेंशियल भी है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से पैसे आ भी रहे हैं, एफडीआई वगैरह आ रही है। लार्ज साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट आउट हाई मार्केट पोटेंशियल इन द इकोनॉमी। जब बाहर से ज़्यादा पैसा आएगा तो हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के अंदर अच्छा पोटेंशियल काम करने का तो फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट करेंगे ना, और यहाँ से जो गुड्स बनेंगे वो एक्सपोर्ट भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इम्पैक्ट्स इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। इन द इवेंट ऑफ ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैंने बार बार यहाँ लिख दिया फॉरेन एक्सचेंज, ये 2 बार लिख दिया, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। इन द इवेंट ऑफ ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बाहर से काफ़ी ज़्यादा फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आया, देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। तो जब बाहर से काफ़ी ज़्यादा डॉलर आ जाएंगे, करेंसी आ जाएगी बाहर वाली, तो हमारी जो लोकल करेंसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक हैज़ टू अकाउंट फॉर इट इन फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसको ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे, वो कितने नोट छापने वो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है। दूसरी तरफ
पुअर इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी मे पॉइंट टू हार्ड टैक्स लॉज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर बाहर से कोई आ ही नहीं रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेनर्स आ ही नहीं रहे इन्वेस्ट करने में, तो इससे हमें पता लगता है कि भाई जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके जितने भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे फिजिकल पॉलिसी में टैक्स टुक्स है या रिस्ट्रिक्शंस है, वो बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। द गवर्नमेंट मस्ट अकाउंट फॉर इट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर सरकार को अपने टैक्स टुक्स में रियायत देनी पड़ेगी, थोड़ी सब्सिडी वगैरह देनी पड़ेगी ताकि बाहर से कंपनियां आएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फ़र्क होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें डिफरेंस क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ते हैं इसमें क्या फ़र्क है, तो चलिए शुरू करते हैं। Current account records the receipts and payments of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset liability status of a country with respect to rest of the world. Simple words में करंट अकाउंट में वो सारे receipts and payments आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री के ऊपर ना ही कोई assets में चेंज आते, ना ही कोई liabilities में चेंज आता, ठीक है। Hence करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, इसमें फ्यूचर क्लेम्स नहीं होते। दूसरी तरफ इससे उल्टा हो गया, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट्स, सारा कुछ सेम लिखा, बस आपने लास्ट में ये लिख देना है कि इससे क्या होता है, एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड असरदार होता है। इसमें क्या होता है, नो इम्पैक्ट। इसमें करंट अकाउंट में क्या होता है, नो इम्पैक्ट ऑन एसेट लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट में एसेट लायबिलिटी चेंज होती है और इसी वजह से फ्यूचर क्लेम्स में राइज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ इट इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता है बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इनके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है इट रिवील्स नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमें नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में बताता है विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। दूसरी तरफ इट रिवील्स द बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें यह पता लगता है कि बाहर से हमने कितने कर्जे लिए हैं और जितने कर्जे लिए हैं उतना ही बैकवर्डनेस शो होती है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की। नेक्स्ट इट रिवील्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमें करंट अकाउंट के थ्रू ही NFY नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पता लगता है जो कि नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट में क्या है, इट शोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विच रिफ्लेक्ट मार्केट पोटेंशियल ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो हमें कैपिटल अकाउंट से पता लगता है कि भाई कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आई हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्री है या जो मार्केट है उसका पोटेंशियल काफ़ी हाई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कितनी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जीडीपी कितनी होगी वो ज़्यादातर किससे असरदार होती है, करंट अकाउंट से। ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट कॉज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। दीज ट्रांजैक्शंस जस्ट रिवील द एसेट लायबिलिटी स्टेटस, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को चेंज करते हैं। इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फ़र्क है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ देखे हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स की बात होती है, मगर करंट अकाउंट में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट है उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट अकाउंट या करंट ट्रांसफर, सॉरी मैं गलत बोल गया, करंट ट्रांसफर, ये तीनों चीज़ें ऐड होती हैं। तो देखा जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो स्कोप है वो कम है और जो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका जो स्कोप है काफ़ी वाइड है क्योंकि इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट। ये विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट मतलब गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस माना जाता है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ट्रेड बैलेंस, जिसको ट्रेड बैलेंस मतलब जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, एंड इनविजिबल बैलेंस मतलब जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसका जो दोनों का टोटल कर देंगे उसका सम आ जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिजिकल गुड्स विच कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस है रिलेटेड टू फिजिकल गुड्स, जिसको विजिबल गुड्स या मर्चेंडाइज भी कह देते हैं, वो आ जाती हैं। दूसरी तरफ इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिजिकल गुड्स तो आ ही जाती है विच कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर, एज वेल एज ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सर्विसेज
विच कैन नॉट बी सीन, तो इसमें गुड्स भी आ जाते हैं, सर्विसेज भी आ जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड अदर टॉपिक्स हैं उसकी सारे लिंक मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका हिसाब किताब गिवन टाइम पीरियड में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। मगर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब विजिबल मतलब सिर्फ गुड्स के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से डील करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आ जाती हैं, सर्विसेज भी आ जाती हैं, मगर दूसरी तरफ गुड्स आते हैं, सिर्फ गुड्स की बात होती है, सर्विसेज की बात बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होती। इट रिकॉर्ड्स बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है, मगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ये भी करंट अकाउंट का एक पार्ट है, पूरा करंट अकाउंट भी नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज प्रोवाइडेड ऑफिशियल रिजर्व्स इज रिफ्लेक्टेड इन इट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अपने आप को हमेशा बैलेंस करती है, मगर ऑन द अदर हैंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम, नेगेटिव भी हो जाता है जब एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, और बैलेंस भी हो जाता है जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप को बैलेंस करती है थ्रू ऑफिशियल रिजर्व्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।